आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर जाएं, क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में और उनको सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि हम ज्वाइन बटन नहीं देते हैं, उसके एवज़ में ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं। दाहिनी तरफ जो QR दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। तीसरे विश्व युद्ध की आहट आ गई है। क्यों? क्योंकि ईरान ने कल इजराइल को मिसाइल से, ड्रोन से, क्रूज़ मिसाइल से, तीनों तरह से अटैक किया। बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे। आप जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होते हैं जो कि दागे जाते हैं स्पेस में और स्पेस से सीधे जाते हैं और वहाँ अपने टारगेट को हिट करते हैं और उनकी जो गति है वो बहुत ही तेज़ होती है। और दूसरे होते हैं क्रूज़ मिसाइल। क्रूज़ मिसाइल जो है वो जिस तरह से एयरप्लेन उड़ता है उस तरह से उड़ते हैं और सीधे अपने टारगेट की ओर जाते हैं। और तीसरे ड्रोन। इन तीन तरीक़ों से ईरान ने कल इजराइल के ऊपर ज़बरदस्त हमला किया। हमला क्यों किया? वो इसलिए किया कि आपको पता है कि ये शुरुआत कहाँ से होती है। अगर इसकी शुरुआत को अगर आप ट्रेस करने जाएंगे तो पता चलेगा कि ईरान ने बग़ैर मतलब के इजराइल से दुश्मनी पाल रखी है। क्यों? क्योंकि उनकी किताब कहती है कि यहूदियों को ख़त्म किए बगैर जो है वो उनकी आखिरत नहीं आएगी। और ये काम 1979 से शुरू हुआ, यानी 1979 से, जब यहाँ इस्लामिक सरकार आई। उसके पहले इजराइल और ईरान में बहुत ही अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, लेकिन इनको तो अपनी किताब के हिसाब से चलना है। इनको तो आधुनिक विश्व में किसी प्रकार का कोई इनको विश्वास नहीं है। तो इन्होंने अपनी अब आखिरत लाने के लिए ये काम आरंभ कर दिया है। संभवतः अगर थर्ड वर्ल्ड वार हो गया, जिसकी कि अब संभावना दिखने लगी है, क्योंकि रूस ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो ईरान के साथ खड़ा रहेगा। बल्कि समस्या केवल यही है कि बाइडेन की हिम्मत नहीं पड़ रही है। बाइडेन के चुनाव है नवंबर में। लेकिन यहाँ अगर इमीडिएट अगर देखा जाए तो इसका आरंभ हुआ पिछले साल 7 अक्टूबर से, जब ईरान के गाइडेंस के अंतर्गत हमास ने इसराइल पर आक्रमण किया और वहाँ उनके निर्दोष सिविलियंस को वहाँ अपना शिकार बनाया और बहुत सारों को वहाँ से अपहरण भी करके ले गए, जिसके रिएक्शन में, जिसकी प्रतिक्रिया में इजराइल ने गज़ा पर आक्रमण किया और वो आक्रमण अभी तक निरंतर है, चल रहा है, जारी है। और हमास जो है वो लगभग समाप्त हो चुका है। उसके जितने भी टॉप कमांडर्स हैं, एक को छोड़ के जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको छोड़ के सारे समाप्त हो चुके हैं। जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी छुपे छुपे घूमते हैं कि पता नहीं कब मोसाद जो है वो उनका असैसिनेशन कर दे। आपको पता है आजकल वैसे भी अननोन गनमैन और अननोन मैन का जो है वो बहुत बड़ा एक स्केयर है। उनका बहुत बड़ा डर है। पाकिस्तान में आप रोज़ ही देखते हैं, पाकिस्तान में तो कोई 45-46 जो है वो जा चुके हैं। अब ये जो थे हमारे ईरान वाले, इन्होंने अपनी प्रॉक्सी बना रखी है मिडिल ईस्ट में। एक तो यमन में इनकी प्रॉक्सीज़ हैं जो हूथीज़ हैं, और दूसरे हिजबुल्लाह इनकी प्रॉक्सी है जो लेबनान में बैठा हुआ है, यानी कि इजराइल के उत्तर में, और तीसरे ये हमास वाले। इनके माध्यम से ये लगातार अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करता रहता है और इसका एक ही टारगेट है, वो ये है कि इजराइल को, यानी कि यहूदियों को समाप्त करना है। क्यों? किताब में लिखा है, कुरान 5.81, हनूद और यहूद तुम्हारे दुश्मन हैं। और बाकी भी हदीसों में लिखा हुआ है कि जब तक कि आप यहूदियों को समाप्त नहीं कर देते तब तक आखिरत नहीं आएगी। आखिरत यानी क़यामत का दिन। क़यामत मतलब आर्मेगेडॉन जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, या लास्ट जजमेंट डे, लास्ट डे ऑफ जजमेंट। अब ये सब मूर्खता की बातें हैं वैसे तो अगर देखने के लिए, क्योंकि ये एक डॉगमा है, तथाकथित रेवलेशन, और उस तथाकथित रेवलेशन को वो बिल्कुल सच मानते हैं और उसको सच सिद्ध करने के लिए हर तरह की हरकत करते रहते हैं। ईरान ने सीरिया में, यानी दमिश्क में, डेमस्कस जिसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में, वहाँ पर अपनी एक पूरी की पूरी जो उनकी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनकी वहाँ पे एक यूनिट स्टेशन कर रखी थी, जिसके माध्यम से वे इजराइल पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे।
और वो उनकी एम्बेसी में थी। उस एम्बेसी के ऊपर इसराइल ने आक्रमण करके और उनको नष्ट कर दिया और उनका जो कमांडर था वो भी मारा गया। अब इसका जो है बदला ईरान ने कैसे लिया ये हम आपको बताते हैं। कल जो हुआ, रात में 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ी गई, यानी जो स्पेस के थ्रू ऑपरेट करती हैं उनको 10 मिनट लगते हैं इसराइल पहुंचने में। उस 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स में अपने एरो एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से इजराइल ने उनमें से 103 नष्ट कर दी। 7 जो है वो अपने टारगेट पर पहुंची और उस पर थोड़ा बहुत कोई एक मामूली सा डैमेज हुआ। उनका रेमन बेस है, जो नेगेव उनका जो डेजर्ट है साउथ इसराइल में, वहाँ पर। बाकी एक बद्दू, यानी बद्दू अरब होते हैं, और आपको जानकर संभवतः आश्चर्य हो कि इसराइल में 20% मुस्लिम अरब हैं। एक बेचारी अरब बद्दू लड़की जो है वो मारी गई, ये टोटल नुकसान हुआ। उसके अलावा इन्होंने 85 इन्होंने भेजे, बताते हैं 110 तो ये भेजे, और इसके अलावा ड्रोन भेजे इन्होंने 185, और 185 के 185 ड्रोन जो थे वो मार गिराए गए, एक भी। और ये कामिकाजे, यानी जो कामिकाजे जिसको कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रॉइंग जो ड्रोन्स होते हैं, जो अपने टारगेट को जाके हिट करते हैं, स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, टारगेट को भी नष्ट करते हैं, वो सारे के सारे हवा में उड़ा दिए गए। उसके अलावा इन्होंने 36 क्रूज मिसाइल्स भेजी। हाँ जी, 36 क्रूज मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल, अच्छा, ड्रोन को ईरान से चल के वहाँ पहुँचने में लग गए लगभग, अच्छा, ड्रोन्स को इराक की सीमा में और जॉर्डन की सीमा में भी उड़ा दिया गया, क्योंकि ये स्लो मूविंग होते हैं, इनको 8-9 घंटे इजराइल तक पहुँचने लगते हैं। तो इजराइल तक तो ये शायद ही कोई पहुँच पाए हों। जॉर्डन ने, इराक ने और सीरिया में जो US बेसेस हैं उन्होंने इनको ज़्यादातर को ख़त्म कर दिया। क्रूज मिसाइल्स दागी गई 36, और 36 की 36 जो है वो नष्ट कर दी गई। एक भी इजराइल नहीं पहुंच पाई। इजराइल ने इजराइल की सीमा में घुसने से पहले इनको सबको नष्ट कर दिया। थोड़े बहुत जो US के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उन्होंने इनको नष्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे तो ये ईरान का जो हमला है ये पूरी तरह से निष्फल रहा। इट वॉज अ कंप्लीट फ्लॉप, पूरी तरह से फेल हो गया। अब क्या होगा, प्रश्न यह उठ रहा है, क्योंकि ईरान ने जो हरकत की है उसकी प्रतिक्रिया में इजराइल की कैबिनेट मीटिंग हुई है। कैबिनेट मीटिंग ने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को, उनके डिफेंस मिनिस्टर को और एक और मंत्री को, इन 3 को ऑथराइज कर दिया है कि वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, नेतन्याहू जो है वो एक बड़े दबंग किस्म के हॉक हैं और वो आसानी से चुप नहीं बैठने वाले हैं, वो कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। और मेरा जो अनुमान है वो ये है कि इजराइल एक इफ़ेक्टिव स्ट्राइक करेगा, और वो इफ़ेक्टिव स्ट्राइक किस पे करेगा, यह प्रश्न उठ रहा है कि इफ़ेक्टिव स्ट्राइक कहाँ होगी। कुछ तो ईरान के जो न्यूक्लियर, उनकी जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं या उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ पर संदेह किया जाता है कि वहाँ पर वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स इत्यादि बना रहे हैं, या तो उनके ऊपर करेंगे। लेकिन उनके ऊपर करने के लिए यदि वो लॉन्ग डिस्टेंस क्रूज मिसाइल इत्यादि दागेंगे तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे जो ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इजराइल के मुकाबले 10% भी रोबस्ट नहीं है, वो इस हमले को झेल नहीं पाएगा और टारगेट तो मीट आउट हो जाएंगे। प्रश्न ये है कि इजराइल और क्या कर सकता है। क्या इजराइल अपनी जो एयर एसेट्स है वो पहुंचा सकता है ईरान, क्योंकि इफ़ेक्टिव स्ट्राइक के लिए जो उनके एयरक्राफ्ट्स हैं उनको जाना पड़ेगा
लेकिन वो कैसे जाएंगे? क्यों मुझे नहीं लगता कि जॉर्डन या सीरिया या इराक हो या सऊदी अरब ये अपनी सीमा से उनको जाने की अनुमति देगा। और डिस्टेंस है 1400 किलोमीटर, तो किस तरह से वो वहाँ जा सकते हैं ये अनुमान ही लगाया जा सकता है। वैसे इसराइल जो है, एक बार आपको ध्यान है कि जब इराक जो था वो न्यूक्लियर वेपन्स तैयारी कर रहा था तो इराक में हमला करके नष्ट कर दिया था इसराइल ने। इस तरह का कुछ कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करके जो हेडक्वार्टर इत्यादि है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड का, उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। कुछ तो इसराइल अवश्य करेगा, उसने ऐसा इंडिकेशन भी दे दिया, ऐसा कह भी दिया। प्रश्न केवल बाइडेन साहब का आ रहा है, क्योंकि बाइडेन साहब की जो है, जिसको हम कहते हैं कि उनकी जो है वो क्या कहें उसको, उनकी रिप्ड अपार्ट है। चलिए हम जरा सुप्रीम कोर्ट वाली भाषा यूज़ कर लेते हैं। उनका नवंबर में चुनाव है, और यदि वो इसराइल के साथ खड़े रहते हैं, यदि इसराइल बदला लेता है, तो उनकी जो लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट लॉबी है वो उनसे रुष्ट हो जाती है। और लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट लॉबी जो है वो सारी की सारी डेमोक्रेट है, अनफॉर्चुनेटली। और यदि वो नहीं करते हैं तो जो जूइश लॉबी है वो रुष्ट हो जाती है, और जूइश लॉबी जो है वो डीप स्टेट का पार्ट है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रशिया ने ये कह दिया है कि यदि यूएस जो है इसमें पड़ा तो रशिया जो है वो ईरान के साथ खड़ा हो जाएगा, चाइना जो है वो भी ईरान के साथ खड़ा हो जाएगा। तो यदि एक तरफ रशिया चाइना ईरान हो जाते हैं, दूसरी तरफ यूएस इसराइल हो जाते हैं, तो ये फिर ये पूरी तरह से ये एक विश्व युद्ध का सिनेरियो बन सकता है। क्या होगा? जयपुर डायलॉग्स देखते रहिए, जयपुर डायलॉग्स के सभी शो देखते रहिए, आपको इसके बारे में निश्चित रूप से पता चल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।